जय हिंद। तो स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर बाय डीके में। तो चलिए फटाफट सभी लोग जो सो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि आप लोग तो जो नोटिफिकेशन पहुंचाने में मुझे काफ़ी सहूलियत होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन को ऑल किए रहेंगे तो आप तक जो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और मेरा मेहनत बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, मेरा एक ही सिद्धांत और मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर और कोई भी टॉपिक जो सो आपका जो सो समझ में ना आए और कोई भी भारी नहीं लगे। ठीक है, तो एकदम आम से आम भाषा में, एकदम आम बिल्कुल आप लोगों के भाषा में जैसे समझाने की कोशिश करते हैं और मेरा प्रयास रहता है। तो चलिए कुछ मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। यानी कि मंजिलें क्या है या रास्ता क्या है, यानी कि मंजिल क्या होता है या रास्ता क्या होता है या कठिन क्या होता है या परिश्रम क्या होता है। अगर हौसला है तो फासला यानी कि दूरी क्या है। ठीक है, अगर हौसला है कुछ करने का तो दूरी क्या है। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मा जाए जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो कुछ करने का सीने में। जब कुछ करने का आपके अंदर जिज्ञासा होगा, आपके अंदर एक जुनून होगा, तो क्या मंजिलें क्या, क्या फासला क्या होगा, क्या दूरी क्या है और क्या संघर्ष होगा। ठीक है, तो चलिए सुख दुख लाइफ पार्ट का आना लाइफ ऑफ आर्ट है। ठीक है, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और समस्या के खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो चलिए इसी तरह जैसे हम क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए, आपका बहुमूल्य से जो टाइम जैसे आपका बर्बाद नहीं करते हैं। तो पिछला वीडियो हम लोग कर लिए थे संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके उदाहरण के तौर पर भी हम समझ लिए होंगे। तो आप लोग जो सो पहले से जो भी दोस्त जुड़े होंगे, ठीक है, उनको तो पता होगा और अच्छी तरह से क्लास जो है आपको अटेम्प्ट कराते हैं। और जो भी नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लीजिए। इतना ही कहेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अध्ययन सागर बाय डीके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कहीं भी आप जुड़ सकते हैं। और आप लोग अध्ययन सागर बाय डीके या अध्ययन सागर बाय डीके ऑफिशियल करिएगा तो 3 गो चैनल आएगा ऊपर से। ठीक है, अध्ययन सागर बाय डीके ये चैनल है, उसके बाद एक अध्ययन सागर बाय डीके ऑफिशियल करके आएगा और एक अध्ययन सागर बाय डीके वाला आएगा। तो तीनों मेरा ही चैनल है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला है वियोजन अपघटन या विघटन रासायनिक अभिक्रिया। आपको तीनों में से कोई पूछ लेगा, ठीक है, तो वियोजन दे दे या अपघटन दे दे या विघटन या रासायनिक अभिक्रिया दे दे, तो तीनों के तीनों एक ही का नाम है, वियोजन अपघटन या विघटन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे एगो का कोई का नाम होता है मेन, और उसमें जैसे किसी बहुत तरह का नाम देते हैं, 2-3 गो नाम देता है। एक जो होता है क्रिकेट में किसी तरह का नाम देता है, फिर यानी कि उसके गुण या लक्षण के आधार पर जैसे नाम पड़ जाता है 2-3 गो, लेकिन एक रियल नाम होता है। उसी तरह इसका भी नाम क्या है, तो एक है विघटन यानी वियोजन अपघटन विघटन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए इसको परिभाषा जान लेते हैं। ये आप लोग को पता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया जो होगा वो 10 प्रकार का होता है, उसमें से दूसरा नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, उन जिनके गुण मूल यौगिक के मूल से बिल्कुल भिन्न होते हैं। देखिए परिभाषा क्या कहता है कि वैसा अभिक्रिया यानी कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया होता है जिसमें क्या होता है कि बड़े अणु कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और यौगिक बनते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें वियोजन या अपघटन या विघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण के तौर पर हम लेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा। चलिए नीचा देख लेते हैं। ठीक है, इसमें नोट करके दिया गया है कि यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होता है। इसमें क्या होता है कि संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होता है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 5 उसको जाकर जरूर देख लीजिए 1 से। ठीक है, तो ये 6ठा वीडियो का पार्ट है। तो कहता है कि यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत यानी कि उल्टा होता है। यौगिक के वियोजन के फलस्वरूप यानी कि यौगिक के वियोजन के समय नए पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। नए पदार्थ या तत्व या यौगिक हो सकते हैं। और आप लोग को पता होगा कि यौगिक कौन हो सकता है, तो दुनिया में उसका पदार्थ यानी कि जिसका सूत्र बना हो वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। जैसे कि दूध का कोई सूत्र है ना, लेकिन जल का सूत्र है ना H2O, तो वो यौगिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज है। तो आगे आते हैं इसका उदाहरण पर। तो पहला नंबर उदाहरण आप लोग को वियोजन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, तो पहला नंबर जो इसका उदाहरण है आप लोग को देख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, पहला जो इसका उदाहरण है वो है
कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यानी कि जब कैल्शियम को अपघटित यानी अपघटन या विघटन मतलब क्या होता है, टूटना होता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो अपघटित होकर या टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग देता है। जैसे कि यहाँ पर समीकरण दिया गया है, इसके माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाता है। तो ये क्या है, एक यौगिक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाता है। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, तो इसको हम गर्म करते हैं। गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो हम बताए थे कि जहाँ जी रहेगा लिखा हुआ उसको क्या कहते थे, गैस कहते हैं। जहाँ एस लिखा रहता है उसको सॉलिड यानी ठोस कहते हैं, ठीक है। और जहाँ ए क्यू लिखा रहे, ठीक है, ए क्यू जहाँ लिखा रहे उसको एक्यूअस यानी उसको विलयन कहते हैं, जो पानी में घुल जाता है। तो आई होप आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जब तीर ऊपर के अगर मान के चलिए वहाँ पर जी नहीं लिखा रहे और तीर ऊपर की तरफ रहे तो गैसे ना ऊपर जाता है। जैसे कि धुआं करते हैं या कुछ जलाते हैं तो देखिएगा धुआं ऊपर जाता है ना ऊपर, तो ये यानी कि गैस है। अगर जी यहाँ पर नहीं लिखा रहता तो, ठीक है। और जब नीचे आएगा तो ये क्या होगा, तो अवक्षेप यानी कि ठोस होगा वो, ठीक है। जैसे कि लोटा में चीनी या कुछ घोलते हैं, यानी कि कुछ घोलने के बाद दो तीन पदार्थ घोलने के बाद जो नीचा थोड़ा सा लोटा के पेंदी या गिलास के पेंदी या चूना ही घोलने के बाद नीचा नादी में बढ़ जाता है, जम जाता है, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। इसमें कुछ नोट्स करके दिया गया है। कहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को काली चूना भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि कैल्शियम ऑक्साइड को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उन्हें क्या कहेंगे, तो काली चूना के नाम से जाना जाता है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी इसी से कवर हो जाएगा। फिर भी हम 4:30 बजे वाले क्लास में जैसे आपको टेस्ट लेते हैं, ठीक है, 4:30 बजे सुबह में आपका चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं। चैप्टर वाइज करने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया का जब आपको चैप्टर खत्म हो जाएगा सब्जेक्टिव प्रश्न के साथ, तो आपको जो सो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का टेस्ट देने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो सुबह 4:30 बजे वाला क्लास में जो सो आपको अटेम्प्ट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है कि कैल्शियम ऑक्साइड को काली चूना भी कहा जाता है, जिसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीमेंट के निर्माण में किसका उपयोग होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को टिक कीजिएगा, नहीं तो काली चूना रहे तो काली चूना को टिक कीजिएगा। नहीं कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, तो काली चूना कहा जाता है। और काली चूना से क्या बनता है, तो ये सीमेंट का निर्माण होता है। क्या होता है, सीमेंट का निर्माण होता है, जो हम लोग घरों के प्लास्टर में इसका यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम जब गर्म करते हैं यहाँ से गर्म करते हैं तो हमें क्या है, चूना का जल यहाँ प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर की ओर तरफ से निकल जाता है। आगे दूसरा नंबर उदाहरण में आप लोग के स्क्रीन पर है कि पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। तो पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र क्या होता है, तो KClO3 हो जाता है। KClO3 हो जाता है। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करने पर वह अपघटित या टूट जाता है या बिखर जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। यानी कि जैसे कि मानकर चलिए कोई लड्डू है, ठीक है, और लड्डू है और उसको यानी कि बुनिया वाला लड्डू है और उसको जब तोड़ते हैं तो क्या फिर बन जाता है बुनिया। और बुनिया को एक जगह करते हैं, तो जब बुनिया को एक जगह करते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। और जब बुनिया को तोड़ते हैं तो यानी कि लड्डू को जब बुनिया को जब एक जगह करते हैं तो वो क्या हो जाता है, लड्डू। तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। और जब लड्डू को तोड़ते हैं तो बुनिया अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो वियोजन या अपघटन या विघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसे समझ जाइए। तो यहाँ कहता है कि पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म करने पर वह अपघटित होकर यानी कि टूट कर पोटेशियम क्लोराइड बनता है। यानी कि विघटन या अपघटन या वियोजन में क्या होगा कि जो भी पदार्थ को हम जब रासायनिक अभिक्रिया में लाएंगे तो क्या होगा, टूटेगा ही, ठीक है। तो देखिए इसका उदाहरण समीकरण के माध्यम से। तो पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म किए तो ये पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन जो होगा वो अलग हो गया। और ऑक्सीजन हमको देखिए यहाँ पर जी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तीर ऊपर है तो ये क्या होगा, गैस हो जाएगा, ठीक है। चलिए रासायनिक अभिक्रिया भी आप लोग समझते चलते होंगे और बता भी दिए हैं रासायनिक अभिक्रिया पहले ही। आगे फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, FeSO4 × 7H2। आपको इसको भी याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि फेरस सल्फेट का इनमें से कौन सा सूत्र है, ठीक है। तो FeSO4 × 7H2 हो जाता है। FeSO4 और × 7H2O भी बोल सकते हैं। Fe जो होता है आयरन का सूत्र हो जाता है और SO जो होता है वो सल्फर का यानी कि सूत्र हो जाता है और उसे ऑक्सीजन हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले आप लोग को पता
होगा कि पहले वाला जो होता है प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है, और जब भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तब प्लस वाला से माइनस वाला में और माइनस वाला से प्लस वाला में अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि फेरस सल्फर डाइऑक्साइड है, फिर 7H2O यानी कि फेरस सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि फेरस सल्फेट का ये सूत्र है। ठीक है, उसके बाद इसको जो है रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो ये प्लस वाला को कराते हैं ये माइनस वाला से। ठीक है, ये प्लस वाला को कराते हैं माइनस वाला को, माइनस वाला को कराते हैं प्लस वाला से। तो फिर हमें क्या होता है, तो FeO प्राप्त होता है। क्या होता है, FeO प्राप्त होता है, यानी कि इस तरह का रासायनिक अभिक्रिया मुझे प्राप्त होता है। नीचे नोट करके दिया गया, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, और नोट्स के लिए जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आगे है नोट्स। तो यह अपघटन अभिक्रियाएं ऊष्मा के प्रभाव से कराई जाती है। तो विद्युत विघटन, वियोजन या अपघटन जो है, यह अपघटन अभिक्रियाएं जो है ऊष्मा के प्रभाव से कराई जाती है, यानी कि इफेक्ट से कराई जाती है, यानी कि ऊष्मा यानी कि हीट के प्रभाव से कराया जाता है। अतः इन्हें ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अपघटन अभिक्रिया या विघटन या वियोजन अभिक्रिया को ही ऊष्मीय अपघटन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, आई होप, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर। तो रासायनिक अभिक्रिया को क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में से 10 प्रकार के था, जिसमें से हम तीसरा पर पहुंच गए हैं। ठीक है, इसी तरह आपको सभी प्रॉपर तरीके से एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग को समझा दिया जाएगा। आगे वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा कि कोई पदार्थ या यौगिक को तोड़ने के लिए क्या करेंगे कि विद्युत के माध्यम से तोड़ेंगे। पहले तो तोड़ दी ऐसी ही वियोजन या अपघटन के माध्यम से, लेकिन इसमें क्या होगा, करंट के माध्यम से, बिजली के माध्यम से तोड़ेंगे। तो वैसा अपघटन लिख सकते हैं, वैसा अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण, विद्युत प्रवाह मतलब क्या होता है, उससे गमन होकर यानी कि उससे करंट जाएगा। तो वैसा अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह यानी कि विद्युत के जाने से टूटेगा, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए कि मानव शरीर में भोजन का पाचन, क्या होता है, मानव शरीर में भोजन का पाचन, ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण जैसे कि भोजन यानी कि भोजन किए, उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, उसको क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहता है। यानी कि फिर वह पहले वाली अवस्था में भोजन क्या आ सकता है, पचा हुआ भोजन नहीं आ सकता है, तो वैद्युत अपघटन होगा। तो पहले जो है हम जोड़ने का काम किए उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या संश्लेषण। दूसरा कि उसको तोड़ने का काम किए तो वियोजन या अपघटन या उपघटन कहते हैं। फिर उसके बाद आ गया कि द्रवित, यानी कि उससे नहीं हुआ तो तीसरा नंबर में आ गए हम लोग। तीसरा जो है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के माध्यम से तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, पहला नंबर उदाहरण जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लगा। आगे है द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन। तो द्रवित सोडियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो NaCl, और साधारण नमक का रासायनिक सूत्र भी क्या होता है, तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन यानी कि द्रवित सोडियम क्लोराइड को वैद्युत अपघटन करते हैं, यानी कि विद्युत धारा के माध्यम से, करंट के माध्यम से तोड़ते हैं। तो अपघटन मतलब क्या होता है, तोड़ना, और वैद्युत मतलब बिजली होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड, उसको विद्युत धारा देते हैं, करंट इसमें देते हैं, करंट फॉलो कराते हैं NaCl में। तो Na अलग हो जाता है कैथोड पर, और क्लोरीन जो होता है वो एनोड पर मुक्त हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर दूसरा समझ लीजिए। दूसरा है द्रवित एल्युमिनियम। द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड को वैद्युत अपघटन कराने पर, यानी कि द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड को उसमें करंट फॉलो कराने पर, उसमें करंट देने पर कैसा जैसे रिएक्शन अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है, यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Al2O3 होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी कि इसमें भी करंट देने पर क्या होता है कि 4Al, क्या होता है 4Al। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4Al है ना, 2 दूनी 4, तो 4 को क्या हो गया, तो एल्युमिनियम हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 गो एल्युमिनियम, अब बच जाता है O3, यानी कि O3 बच जाता है। यहाँ पर क्या गो 3, यानी कि ऑक्सीजन क्या गो है, 3 गो है। ठीक है, तो ये रिएक्शन करेगा, तो यानी कि 3 गो यहाँ पर है, तो ये जो पावर है ये दोनों के लिए होता है। किसके लिए, दोनों के लिए होता है। यहाँ पर 2 दूनी 4, तो ये हो गया एल्युमिनियम 4 गो, और फिर बेचारा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 3 गो ये है, 2 गो ये है, तो 6 गो होना चाहिए ना। तो 3 दूनी 6 ये भी हो गया। इसी को कहते हैं संतुलित, यानी कि दोनों तरफ जो परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगा
उसी को संतुलित। यहाँ पर देखिए कि 4 गो एल्युमिनियम है तो यहाँ भी 4 गो एल्युमिनियम है, यहाँ पर 6 गो पूरना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी 6 गो है, देखिए 3 दूनी 6 होता है। तो आगे वाला पावर जो होता है दोनों के लिए होता है या तीनों के लिए भी होगा। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब विद्युत धारा की, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड में विद्युत धारा दिए, करंट दिए, तो एल्युमिनियम कैथोड पर मुक्त हो गया और ऑक्सीजन जो है एनोड पर। तीसरा है जल का वैद्युत अपघटन। अब जल में बिजली को देने पर, यानी कि तो जानते हैं कि जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। क्या होता है? H2O। ये सब ये आप लोग ध्यान से वीडियो को एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा तो ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा। तो जल का वैद्युत अपघटन यानी कि जल में बिजली को करंट को फॉलो कराने पर, देने पर क्या होता है? तो जल में बिजली को करंट देने पर, विद्युत धारा देने पर क्या होता है कि हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। हाइड्रोजन कहाँ मुक्त होता है? तो कैथोड पर होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है? तो एनोड पर होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आशा करता है आप लोग को समझ में आ गया। और जल्द ही आप लोग को क्लास जो है बायोलॉजी का और फिजिक्स का, यानी कि साइंस का तीनों चलेगा अल्टरनेट। एक दिन केमिस्ट्री का वीडियो आएगा, तो एक दिन एक दिन फिजिक्स का, तो एक दिन बायोलॉजी का, फिर हिंदी का भी ताबड़तोड़ सभी तरह का जैसे आपको वीडियो मिलने वाला है। और सुबह में आपको लाइव क्लास मिलने वाला है, ठीक है। तो कभी कभी जैसे आपको जैसे नोटिफिकेशन जैसे लेट से पहुंचेगा, तो इसीलिए आप जैसे नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आशा है, आप पूरा विश्वास है कि आप लोग वीडियो को जैसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को साथ, और अपने व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, जो भी ग्रुप हो उसमें शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।